Hello student, just wait for 5 minutes. Just wait for 2 or 5 minutes. 2 या 5 मिनट का इंतज़ार कीजिए. हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन कैसे होता है. एक स्थिति है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, मांग का बढ़ना या कम होना, जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं एक्सपेंशन यानी मांग का बढ़ना और कंट्रैक्शन यानी घटना. इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन यानी विस्तार या संकुचन. ऐसी स्थिति में हम यह मान लेते हैं जो प्राइस है उसमें चेंज होता है. डिमांड कर्व में चेंज नहीं होता, प्राइस में चेंज होता है, कीमत में चेंज होता है. उसका प्रभाव डिमांड यानी मांग पर पड़ता है. जैसे आप 1 किलो सेब 20 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं. अगर सेब का दाम, एप्पल की प्राइस बढ़ के 40 हो जाए तो आप आधा किलो खरीदेंगे, हाफ केजी खरीदेंगे. तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, यानी मांग में वृद्धि या कमी, या उसको विस्तार या संकुचन, या हम कहेंगे एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन. ये तुम लोग के सिलेबस में है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो इस तरीके की बातें होती हैं. आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इस पे चर्चा करने के लिए हमें बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी. हम स्क्रीन को बदल रहे हैं, बोर्ड की तरफ ले जा रहे हैं. हाँ स्टूडेंट, मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ. बोर्ड में है मांग में वृद्धि या कमी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, मांग में बढ़ना और घटना. यानी डिमांड कर्व वही रहता है, डिमांड कर्व में चेंज नहीं होता, मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होता, केवल प्राइस में चेंज होता है, कीमत में चेंज होता है. कीमत में चेंज होने से मांग में कितनी परिवर्तन हुआ इसको हम बताएंगे. देखो ये हमारा OY एक्सेस है, ये OX एक्सेस है. दिस इज OY एक्सेस, इट इज OX एक्सेस. हियर इज आवर डिमांड कर्व. देयर आर सिंगल डिमांड कर्व. देयर आर सिंगल डिमांड कर्व. नो डिमांड कर्व विल बी चेंज. डिमांड कर्व नॉट गोज टू अपर और बिलो, ये अपना स्थिर रहता है. अब अगर हमारी प्राइस है, कीमत है, इसको हम प्राइस बोलते हैं 10 रुपीज, तो डिमांड है 50 एप्पल, 50 सेब. अब हम क्या करते हैं, मान लो प्राइस कम हो जाए. जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, प्राइस यूटिलिटी के इक्वल होती है, कीमत उपयोगिता के बराबर. अगर हम दूसरा सेब खाएंगे तो
तो यूटिलिटी कम हो जाएगी, उपयोगिता कम हो जाएगी, तो कीमत भी कम हो जाएगी, प्राइस भी डिक्रीज कर। अब प्राइस डिक्रीज होके 5 रुपीज़ हो, पहले 10 रुपीज़ में 50 एप्पल खरीद रहे थे, अब 5 रुपीज़ प्राइस है तो 70 एप्पल खरीद रहे हैं। ये डिमांड कर्व में 2 पॉइंट है, ए और बी। इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, यानी विस्तार या संकुचन। विस्तार या संकुचन, इसको हम बात कर रहे हैं, विस्तार और संकुचन की बात कर रहे हैं। मांग में वृद्धि या कमी, यहाँ कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, प्राइस स्टेबल है, कीमत स्थिर है, कीमत स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं, कीमत चेंजेबल है, कीमत में परिवर्तन होता है। अन्य बातें, अदर एलिमेंट स्थिर है, अदर एलिमेंट, अन्य बातें स्थिर है, यानी जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, आय बढ़ जाए, लेकिन यहाँ हम मानते हैं कि इनकम स्थिर है, स्टेबल है। जहाँ कंज्यूमर की टेस्ट बदल जाए, रुचियाँ आदतें बदल जाए, लेकिन ये मानेंगे ये कांस्टेंट स्थिर है, इनमें चेंज नहीं होता, न तो इनकम में, न तो टेस्ट में, न तो हैबिट आदत में भी चेंज नहीं होता, सिर्फ प्राइस में चेंज होता है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाता है एक ही डिमांड कर्व पे, या दूसरा डिमांड कर्व नहीं है, मांग वक्र दूसरा नहीं है। ए टू बी पे आ जाएंगे और कम हो गई प्राइस तो सी पे आ जाएंगे, 100 हो गई डिमांड, 2 रुपीज प्राइस पे। तो ये है मांग में वृद्धि या कमी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, otherwise in other meaning expansion और contraction of demand। मांग में संकुचन या विस्तार, संकुचन मतलब मांग बढ़ जाती है, जैसे कि हमारी मांग 50 से बढ़ के 70 हो, ये मांग में विस्तार, एक्सपेंशन। और कमी क्या हुई, संकुचन, कंट्रैक्शन, यानी 70 से कम होके 50 हो गई जब प्राइस बढ़ गई, प्राइस 5 से बढ़ के 10 हो गई तो हमारा कंट्रैक्शन हो जाएगा, संकुचन। तो एक टॉपिक है संकुचन और विस्तार, यानी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, या अदर वर्ड्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, मांग में वृद्धि या कमी। ये बातें मांग का एक काइंड है, प्रकार है, जिसमें हमारी प्राइस चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है। एनीबडी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब दूसरी स्थिति क्या है, उसको हम बोलते हैं मांग में वृद्धि या कमी, और उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीजिंग इन डिमांड। यहाँ अंतर क्या है कि मांग में तो परिवर्तन होता है, डिमांड में तो चेंज होता है, लेकिन प्राइस स्टेबल, कीमत स्थिर है, कीमत स्थिर है। सपोज करो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा मांग वक्र है, ठीक है। ये मान लिया 1000 इनकम का है, जब हमारी इनकम 1000 है तो ये डिमांड कर्व है। हम 10 रुपए की कीमत पे 50 सेब खरीद रहे हैं। अब हमारी अगर इनकम चेंज हो जाए, प्राइस चेंज ना हो, प्राइस चेंज ना हो, कीमत में परिवर्तन ना हो, सिर्फ हमारी आय बढ़ जाए तो हम एप्पल ज़्यादा खरीदेंगे।
मान लो हमारी इनकम बढ़ के 2000 हो गई, तो इस स्थिति में हम 10 रुपए प्राइस पे 100 एप्पल खरीदेंगे। डिमांड कर शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल नहीं रहेगा, डबल हो जाएगा, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ खिसक जाएगा जब हमारी इनकम में चेंज हो, या टेस्ट में चेंज हो, आय में चेंज हो, या टेस्ट रुचि में चेंज हो, या हैबिट में चेंज हो, आदत में चेंज हो। तो उस समय हमारा डिमांड कर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और इनकम बढ़ गई और ऊपर चला गया, डिमांड कर 3000 इनकम का हो गया। अब इसमें डिमांड 100 से बढ़ के 150, 150। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, एंड नाउ व्हाट increasing and decreasing in demand due to other factors, income, taste, habit। प्राइस स्टेबल है, उसमें प्राइस में चेंज हो रहा था, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में प्राइस चेंज हो रही थी, इसमें हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो ये बातें समझ लो, अगर क्वेश्चन में आ जाए एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन तो हमारा पहला वाला डायग्राम बनेगा। अगर इंक्रीज और डिक्रीज आ जाए डिमांड में ड्यू टू अदर फैक्टर, अन्य कारणों से, और प्राइस स्टेबल रहे, प्राइस एक रहे, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ये बातें थी जो हमने बताया काइंड ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसमें प्राइस, इनकम और टेस्ट और हैबिट कांस्टेंट रहे और प्राइस में चेंज हो। दूसरा है डिमांड में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसमें प्राइस स्टेबल हो, प्राइस में कोई चेंज न हो। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में डिमांड फंक्शन आ जाता है, मांग फलन। क्या आ जाता है? मांग फलन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन यानी मांग फलन। डिमांड फंक्शन ये सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में भी आता है। डिमांड फंक्शन क्या होता है? D इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट, इनकम और हैबिट। ये हमारा अनडिपेंडेंट है, मतलब ये हमारा अनडिपेंडेंट है, यानी फ्री है, स्वतंत्र है। इसमें चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा। डिमांड हमारी डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड डिक्रीज होगा, अगर टेस्ट बढ़ेगा, लोगों का टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर लोगों की हैबिट बढ़ गई, ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को खरीद रहे हैं, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरीके से मांग फलन यानी डिमांड फंक्शन जो है, डी हमारा डिपेंडेंट होता है, मतलब आश्रित होता है, और पी टी वाई एच प्राइस, टेस्ट, इनकम और हैबिट इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र चर होती है। इनमें चेंज होने से चेंज होता है। ये तो हो गई बात डिमांड कर्व की, डिमांड थ्योरी की। यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर हमारा
मांग में क्या लिमिटेशन है, यानी एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड मतलब अपवाद, क्या सीमाएं हैं। इस पे हम बात करेंगे गिफन गुड्स की। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स, इसको हिंदी में भी गिफन वस्तु कहते हैं। इसकी बात गिफन नामक इकोनॉमिस्ट ने की थी, गिफन नामक अर्थशास्त्री ने की थी। उन्होंने बताया कभी कभी जो सस्ती वस्तु है, चीप गुड्स है, उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि वो इतनी सस्ती है कि लोग उसको खाना नहीं करेंगे, उसके बदले में अच्छी गुड्स को यूज करेंगे। सपोज करो थोड़ी देर के लिए लोग माइज खा रहे हैं, मक्का, माइज, और माइज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, एक लार्ज पार्ट खा रहे हैं, बड़ा पार्ट खा रहे हैं। तो अगर माइज की प्राइस डाउन हो जाए, कीमत नीचे हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, माइज को नहीं खाएंगे, क्योंकि वो उनकी रियल इनकम बढ़ गई। माइज पे कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, बाकी पैसा बच जा रहा है। जैसे 100 रुपए में मान लो माइज की प्राइस 5 रुपीज थी, तो एक कुंटल 100 केजी माइज खाते थे। अब अगर माइज की प्राइस डाउन हो जाए, 1 रुपीज हो जाए, तो ये लोग उसी 100 रुपए में 500 केजी खाएं, मिल जाएगा। लेकिन वो 500 केजी का यूज नहीं करेंगे, 500 किलो को नहीं खाएंगे मक्के को, बल्कि अच्छी चीज जैसे वीट है या पटाटो है, यानी हमारा पटाटो मतलब आलू है, उस पर ज़्यादा खर्च करेंगे। तो गिफन ने बताया कि जो प्राइस है डिमांड की, वो अगर डाउन होती है तो लोग अच्छी वस्तु खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो रियल रूप से इनकम उनकी बढ़ जाती है। वो उतना जो बचा हुआ पैसा है वो खरीद कर उसका उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। ये गिफन गुड्स है। गिफन गुड्स में हमारा इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है, जबकि प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो ये गिफन गुड्स की बात थी, गिफन नाम के इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्री ने। अब हम बताएंगे मांग का नियम तो अप्लाई नहीं होता, कब लागू नहीं होता। पहले सपोज कीजिए लोगों को एक्सेप्शन हो जाए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, एप्पल की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी, फ्यूचर मतलब भविष्य में बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, ये उनके दिमाग में आ गया, तो ज़्यादा सामान करंट टाइम में खरीदेंगे, वर्तमान समय पैसा। इसी तरह दूसरी चीज, अगर मान लो फ्यूचर में ऐसा फ्यूचर आ जाए कि यह एहसास हो जाए कि फ्यूचर में प्राइस डाउन हो, कीमत कम हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, वो नहीं खरीदेंगे इस समय। अगर 100 एप्पल खरीद रहे हैं, तो अब कम करके 30 एप्पल खाएंगे, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है, उनको अनुमान है, और उनको ये धारणा बन चुकी है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन होगी। तो ऐसी स्थिति में ये लोग
अपना डिमांड को कम कर देंगे। तो ये एक फ्यूचर एक्सपेंशन है। दूसरा है हमारा जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर ये मालूम पड़ जाए गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है माइज पे, मक्के पे, तो लोग समझ जाएंगे कि मक्के की प्राइस बढ़ जाए, तो करंट टाइम में ज़्यादा खरीद लेंगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाले। इसी तरह अगर लोगों को मालूम पड़ जाए कि उनकी इनकम फ्यूचर में बढ़ेगी, उनकी आय फ्यूचर में, भविष्य में बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में लोग अभी कम खरीदेंगे, लो क्वांटिटी खरीदेंगे, और फ्यूचर में जब इनकम बढ़ेगी तब डिमांड बढ़ेगी। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम का अपवाद, मांग के नियम का अपवाद। लिमिटेशन क्या है? कब मांग का नियम अप्लाई नहीं होता, कब मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड लगभग खत्म हो गई। इस पे हमने क्या क्या बताया था? पहले तो ये बताया था हमने कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज करेगी, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उसका एक्सप्रेशन भी है। अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है कि टैक्स लगने जा रहा है तो लोग अभी से ही ज़्यादा परचेज करते हैं। इसी तरीके की बात करते हैं हम। दो टाइप के गुड्स और होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे मान लो हम टी का कंजम्पशन कर रहे हैं, चाय का उपभोग कर रहे हैं। अब अगर चाय की प्राइस बढ़ जाए, चाय की प्राइस बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी पीना पसंद करें, या इसको कॉफ़ी समझ लो। कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए तो लोग टी ज़्यादा पसंद, ज़्यादा खरीदेंगे, चाय ज़्यादा पिएंगे। तो यहाँ हमारा मांग का नियम अप्लाई नहीं हो रहा, प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसी तरह कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, यानी पूरक वस्तु। जैसे कार और पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ेगी, मान लो पेट्रोल की प्राइस है 100 रुपीज़ और डिमांड है 10 लीटर, 10 कार की, 10 कार की डिमांड है। अब प्राइस अगर पेट्रोल की बढ़ के 140 हो जाए, 140 हो जाए, तो कार की डिमांड घट के 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर लॉ का लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया, प्राइस बढ़ी और डिमांड कम हुई। ये किसमें? कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जो एक की जगह दूसरी वस्तु काम कर रही है। अगर कॉफी की कीमत बढ़ गई है तो हम सॉरी बेटा, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई है तो चाय की डिमांड हम 20 कर देंगे, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो। ये सब एक्सपेंशन केसेस हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, टेस्ट, हैबिट। तो ये समझ लो कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है और उसकी प्राइस बढ़ती है तो लोग
दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे, यानी किसकी बढ़ा देंगे? चाय की। तो ये लॉ ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन आता है, तैयार रखना। और इस पे तुम लोगों के क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बता दे रहा हूँ। पूछा जाएगा एक्सपेंशन एंड कंट्राक्शन ऑफ डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। एंड पूछा जा सकता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिमांड व्हेन प्राइस इज स्टेबल, प्राइस कांस्टेंट। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर खत्म हो गया। और आप लोग जो इंटरेस्टेड हो वो एडमिशन लेना शुरू कर दें। फीस बहुत कम रखी गई है, 400 रुपीज़ पर मंथ। जिसको एडमिशन लेना हो कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, आज का चैप्टर ख़त्म किया जा रहा है।